आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा। लोकसभा के माध्यम से हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं उस लोकसभा क्षेत्र का हाल। और आज मैं मौजूद हूं विदिशा में। विदिशा किसी पहचान का मोहताज नहीं, ये वही विदिशा है जो मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री यहां से मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को यहां से मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को यहां से मैदान में उतारा है। तो दोनों दिग्गजों की यहां से टक्कर है। तो वहीं विदिशा का जिक्र इस बात से भी लगातार किया जाता है क्योंकि यहां का सांसद प्रधानमंत्री बना तो कभी विदेश मंत्री भी बना। तो विस्तार से आपको बताएंगे और इस डिबेट की शुरुआत भी करेंगे। जनता से सवाल जवाब होंगे, नेताओं को उनसे भी बातचीत होगी। तो इससे पहले आप देख लीजिए विदिशा की राजनीति से जुड़ा हुआ ये रिपोर्ट। विदिशा सीट की पहचान के लिए सिर्फ इतना बता देना काफी है कि प्रसिद्ध सांची के स्तूप यही है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया के लाखों लोग आते हैं। लेकिन विदिशा एक और नाम से बेहद मशहूर है और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा सीट से 5 बार सांसद रहे। इतना ही नहीं, विदिशा लोकसभा सीट वो सीट भी है जहां से जीते प्रत्याशी देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर पहुंचे हैं। लेकिन ये सीट भगवा के रंग में रंगी एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस सिर्फ 2 बार ही पैठ बनाने में कामयाब हो पाई है, सिर्फ 2 बार। बाकी हमेशा ही इस सीट पर बीजेपी का परचम लहराया है। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में खास बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी पूरे 33 साल बाद फिर से आमने सामने होंगे। जी हां, पूरे 33 साल बाद, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से इस बार भानु प्रताप शर्मा पर दांव लगाया है। ये वही भानु प्रताप हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को विदिशा लोकसभा सीट से 2 बार जीत दिलाई थी, एक बार 1980 में और दूसरी बार 1984 में। तो वहीं बीजेपी ने 24 के लोकसभा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया है। वो शिवराज सिंह चौहान ही थे जिन्होंने 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भानु प्रताप को मात दी थी। और अब एक बार फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है। फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। 47 लोगों को मौका दिया। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। हम 10 साल सांसद रहे। इस क्षेत्र के विकास के लिए जी जान लगाकर काम किया। इंदिरा जी के टाइम पर उनके आह्वान पर क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनकर दिल्ली भेजा। 100% विद्युतीकरण योजना यहाँ पर मंजूर होकर आई। यहाँ पर 2 ITI मंजूर होकर आए। रायसेन जिले में 6 कॉलेज, 6 डिग्री कॉलेज जो किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में या किसी सांसद के कार्यकाल में नहीं खुले, प्रताप भानु शर्मा और कांग्रेस के कारण वो खुले। ये सीट बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 1991 के बाद कांग्रेस या फिर कोई दूसरा दल बीजेपी से उसका ये गढ़ नहीं ले पाया है। ऐसे में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा पूर्व सीएम शिवराज को हराकर अपनी 1991 की हार का हिसाब क्लियर करते हैं या फिर पूर्व सीएम शिवराज बीजेपी के इस अभेद किले में जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कितना चुनौतीपूर्ण और कितना कठिन होने वाला है इस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव। ये तो नतीजे ही बताएंगे किस पर जनता भरोसा जताएगी और किसको
हार का स्वाद चखना होगा। ये नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन आज विदिशा से ही विदिशा की बात करेंगे और हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूं। मोहित रघुवंशी हैं कांग्रेस पार्टी से, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो वहीं श्याम बिहारी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, श्याम सुंदर जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी। और साथ ही सचिन तिवारी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले श्याम बिहारी जी आपसे ही सवाल रहेगा, श्याम सुंदर जी माफ कीजिएगा, ये बताइए कि विदिशा में आप लोग क्या जनता को उम्मीद दे रहे हैं? ये लोकसभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता की एक मांग हमेशा से रही है कि पर्यटन के क्षेत्र में वो पहचान विदिशा लोकसभा नहीं बना पाया और भारतीय जनता पार्टी का लगातार यहाँ से दबदबा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि विस्तार ने विदिशा को चुना, इसके लिए आपके लिए बधाई। दूसरा, आपने बोला कि विदिशा की पहचान की बात कर रही हैं आप। विदिशा की पहचान को अगर किसी ने बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बढ़ाया है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से सांसद के रूप में जब दिल्ली पहुँचे तो प्रधानमंत्री का पद उनको प्राप्त हुआ, और दीदी सुषमा स्वराज जी जब यहाँ से सांसद बनी तो वो विदेश मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने विदिशा का मान बढ़ाया। और इससे बड़ी बात, हम सबके लाडले नेता विदिशा की जनता जिनको प्यार करती है, विदिशा की जनता हमारी लाडली बहनों के भैया और बच्चियों के मामा भैया शिवराज को मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचाया, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है जो विदिशा के लिए दिया है। ठीक है, देखिए विदिशा को पहचान भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई, ऐसा भाई साहब कह रहे हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो कॉन्फिडेंट है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस तो नहीं डगमगा रहा है? निश्चित रूप से विस्तार न्यूज़ चैनल ने जिस तरीके से आज हम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए विदिशा को चुना, हम उसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। लगातार निरंतर बीजेपी जिस तरीके से हमारे भाई साहब ने बताया, मैं मानता हूं कि अटल बिहारी जी चुनाव जीते थे और जाके सांसद बने थे, लेकिन उन्होंने लखनऊ को चुना था, विदिशा की जनता को नहीं चुना था। विदिशा की जनता ने उनको सरांकों पर रखा और उनको जिताया था। प्रताप भानु शर्मा जी उनके विरोध में चुनाव लड़े थे। ये वही प्रताप भानु शर्मा जी हैं, जब एक प्रधानमंत्री के चुनाव का भी ऐलान हुआ था कि अटल बिहारी जी चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, तब माननीय प्रताप भानु शर्मा ने बड़े दमदारी के साथ कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था और तब उसी जनता को धोखा देकर उन्होंने लखनऊ को चुना था। दूसरी बार सुषमा स्वराज जी जहाँ से चुनाव लड़ी, विदेश मंत्री रहीं, लेकिन विदिशा के लिए कुछ नहीं मिला। तो देखिए, आप दोनों पक्ष की बात सुन रहे हैं और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सचिन तिवारी जी, आप लगातार यहाँ की राजनीति को बखूबी समझते हैं क्योंकि यहाँ पर आप पत्रकारिता लंबे समय से करते आ रहे हैं। दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन आपको क्या समझ में आता है किस मुद्दे पर इस बार का जो चुनाव है वो केंद्रित है? और विदिशा लोकसभा सीट का समीकरण समझाइएगा। मैं समझता हूँ कि चुनावी मुद्दे तो इस बार कुछ है ही नहीं, गायब हैं, और भाजपा विकास पे चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पे विकास हुए हैं, पर फिर भी जितने बड़े नाम इस विदिशा की भूमि से जुड़े रहे हैं, विदिशा एक बहुत ऐतिहासिक नगर रहा है, रहा क्या है, अभी है इतना पुराना नगर है कि शायद बॉम्बे का कोई इतिहास नहीं होगा, इतना पुराना विदिशा का इतिहास है, हिस्ट्री है एक। और विदिशा में विकास की संभावनाएं अभी भी बहुत हैं। जिस हिसाब से विदिशा को विकास मिलना था या विकास होना था, उतना विकास अभी भी नहीं हुआ। और पहले की तुलना में जैसे भाजपा कांग्रेस की बात करती है, कांग्रेस को हो गए 20 साल, 20 साल से आप रहे सत्ता में, ठीक है विकास किया, पर अभी भी विकास की बहुत संभावना है और विकास के पूरे मुद्दे इस चुनाव से गोल हैं। ठीक है, विकास के मुद्दे चुनाव से गोल हैं और जनता से पूछेंगे किसने किया विकास और कौन रह गया विकास से दूर। अभी हमारे कांग्रेस के नेताजी कह रहे थे कि सुषमा जी यहाँ से सांसद रही, उन्होंने विदिशा के लिए किया। आज मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज है उसमें बड़ा योगदान हमारी सांसद श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी का रहा। आज विदिशा के चारों तरफ जो रिंग रोड बन गए हैं उसमें बड़ा योगदान हमारी दीदी का रहा। और हो सकता है इनके परिवार के जो पासपोर्ट भी विदिशा जैसे शहर में बने हुए हैं, पासपोर्ट ऑफिस सुषमा जी ने दिए। आज जो चारों तरफ जो
बड़े बड़े 4 लेन विदिशा की तरफ निकले, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन्हें कुछ पता नहीं है विदिशा के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विदिशा के लिए दिया है। ठीक है, आप बताइए कौन किया है विदिशा के लिए विकास का कार्य और कौन नहीं किया? देखो, विदिशा विकास के मामले में अगर हम बात करें तो विदिशा को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चेतुओं की तरह सब समझ रखा। यहाँ आते फसल काट के चले जाते। जैसे हमारे पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी ने अभी एक बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए जीत के चले गए। विकास के नाम पे अटल जी ने कोई विदिशा की बात नहीं की। शिवराज सिंह चौहान जी जहाँ आए विदिशा से विधानसभा लड़े, जीत के चले गए, बूंदी को चुना। कोई विकास की बात नहीं है। विदिशा से 12,000 अप डाउनर, विदिशा से भोपाल 5,000 रुपए तक की नौकरी करने जाता है। इन नेता जो बैठ के झूठ पटौल की बात कर रहे हैं, अगर इन्हें विकास किया हो तो एक उद्योग लगा दिया हो तो जानते। और मैं आपसे बताना चाहता, आप विदिशा में आए हैं तो विदिशा में इतने गड्ढे पे गड्ढे हैं, आपको भी आने में बहुत असुविधा हुई होगी। ठीक है, तो नेताजी जवाब तैयार रखिएगा, आऊंगी आपके पास। क्या करते हैं भाई साहब आप? डॉक्टर हूँ। आप बताइए यहाँ की समस्या के बारे में खड़े हो जाइए। नहीं, विदिशा में विकास तो हुआ है, पिछले साल मेडिकल कॉलेज हुआ है, फैसिलिटी जो होती है बेसिक वो बड़ी हैं, पर रोजगार के में भी काम करना बाकी बचा हुआ है। और इसको अगर कनेक्टिविटी की जाती भोपाल से तो इट विल ग्रो। ठीक है, तो देखिए रोजगार के अवसर अभी बाकी हैं। जब महिलाएं मिलती है तो उनसे पूछना लाजमी इसलिए हो जाता है, ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। ठीक है, वो लगातार बेटियों को साधने के लिए तमाम तरह की योजना भी बेटियों के लिए चलाई जा रही है। आप बताइए, एक महिला होकर आप किस तरीके से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली हुई देखती हैं, विदिशा की तस्वीर बदली हुई देखती हैं? मैम, पहले तो महिला से पहले मैं अभी ये युवा हूँ, तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से ये पूछना चाहूँगी कि 25 साल से वो सांसद हैं, 18 साल से सीएम भी हैं, पर उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? 1200 रुपये वो दे जरूर रहे हैं लाडली योजना में, पर यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। लोगों के पास बहुत नॉलेज है, वो नौकरी पा सकते हैं, पर नौकरी कहाँ है? हम लोगों के पास नौकरी तो है नहीं, हम 1200 का क्या करेंगे? इतने अच्छे पढ़े लिखे होके कॉन्वेंट से पढ़ाई करके हम ये 1200 का क्या करेंगे? नौकरी कहाँ है आपका? ये चुनावी मुद्दा तो है ही नहीं यहाँ कुछ। तो देखिए, चुनावी मुद्दा विकास का नहीं, ऐसा जनता कह रही है। और जवाब अब श्याम सुंदर शर्मा जी से ले लेती हूँ। आरोप लग रहा है, युवा कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर नहीं है, कई बातें हो रही हैं, जवाब दे दीजिए। पहले तो मैं अभी अटल जी को लेकर के जो बात कही गई थी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर किसी ने किसानों का मान और सम्मान बढ़ाया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट के माध्यम से, किसान जो हमेशा एक महाजन के यहाँ ब्याज से पैसा लेता था, वो चुका नहीं पाता था जीवन भर, 0% पर अगर ऋण देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ सांसद का चुनाव लड़े और ये बाद में मुख्यमंत्री बने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान को 0% पर किसान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये बात करते हैं कि विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिल रहे। रोजगार के अवसर अगर कहीं सर्वाधिक अगर कहीं हुए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की रोजगारों। देखिए, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, ये युवा कह रहे हैं। युवाओं की बात आप सुन रहे हैं। वो एक बहन जी कह रही थी, उनको आपने सुना कि वो क्या कह रही थी, तो उनका भी जवाब दे दीजिए ना सर। मध्य प्रदेश में हमारे जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के समय मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती हुई, पुलिस के क्षेत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देकर के पहली बार मध्य प्रदेश में आरक्षक के पद पर भर्ती करने का किसी ने काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। ठीक है, हर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आदिवासियों का जब हम जिक्र करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हितैषी खुद को बताती है। जब कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं तो जनता आप लोगों को चुने क्यों? मैं सबसे पहले तो हमारे भाई ने जो कहा उसका जवाब दे दूं। ये मेडिकल कॉलेज किसके नाम पे गिनाएंगे? कभी शिवराज जी के नाम पे गिनाते हैं, कभी सुषमा स्वराज जी के नाम पे गिनाते हैं, कभी और कोई नेता बड़े आ जाते हैं उनके नाम। एक बार तय कर लें कि मेडिकल कॉलेज किसके माध्यम से आया है। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आया है तो भारतीय जनता पार्टी ये ना कहे कि सुषमा स्वराज ने बनवाया है। सुषमा स्वराज जी ने अगर बनवाया है तो शिवराज जी नहीं है उसमें योगदान, तो या शिवराज जी ने बनवाया, सुषमा स्वराज ने बनवाया। अभी उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज जी ने बनवाया, जब शिवराज जी वोट लेने आएंगे कहेंगे शिवराज जी ने बनवाया। इन्हीं को माइक दे देते हैं। ठीक है, हाँ बताइए।
जिस मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, कैंपसों से कुछ नहीं होता, अपने मुंह मियां मिट्टू कोई भी बन सकता है। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ये खबरें सुनना पड़ती हैं, डिलीवरी के वक्त कभी बच्चा खत्म हो गया, कभी मां खत्म हो गई, ये स्थिति मेडिकल कॉलेज की। और दूसरी बात, 20 साल से शिवराज जी यहाँ सांसद, 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, आज भी विदिशा के छात्रों को एक भी पीजी सरकारी कॉलेज नहीं है, पलायन करके दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। क्या ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का? और भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा की पहचान नहीं कराई, विदिशा ने भारतीय जनता पार्टी की पहचान कराई है, जिसको इनने लात मार के ठुकराया है। चाहे शिवराज जी हो, चाहे अटल जी हो, जीतने के बाद सीट छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रत्याशियों ने किया है। ठीक है भैया, अपन विदिशा ही रह रहे हैं ना। आपने ये कहा कि एक भी कॉलेज नहीं है। भैया, नवीन कॉलेज कैसे नहीं खुला? पीजी हमने पांचों में कराया है। एक बात, पांचों में कॉलेज खोले हैं। हमने नर्सिंग कॉलेज खोला, हमने ITI खोला, हमने ही निर्माण कराया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कराया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव की सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें अगर दिख रही हैं, पंच परमेश्वर के तहत यदि गांव में सड़कें दिख रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपको मैडम एक चीज और मैं बता दूं, रोजगार की ये बात कर रही थी मैडम, कह रही थी आंगनबाड़ी मैडम पहले कितनी नहीं कांग्रेस के गवर्नमेंट में, आंगनबाड़ियों में बहनें लगी हैं, कार्यकर्ता बहनें लगी हैं, सहायिकाएं लगी हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सरकार में पंचायत स्तर पे हमारे रोजगार सहायक लगे हैं, हमारे सचिव लगे हैं, हमारे अन्य वो युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही थी। युवाओं को मैडम युवा ही हैं, इनमें युवा ही हैं। एक मिनट, अभी हमारी बहन कह रही थी कि युवाओं के लिए क्या किया। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए लेके आए। 18 साल से जो भी युवा हैं, आप जाइए, आपके लिए पहले से ही तनख्वाह जारी कर दी जाती है, केवल आप सीखने के लिए तक पैसा दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया योजना है। और कांग्रेस के टाइम पे 2018 में इन्होंने, कांग्रेस ने, कमलनाथ ने वादा करा था युवाओं को हम 4000 बेरोजगार। सीखो कमाओ योजना में सर वो कौन कौन से क्राइटेरिया और कौन कौन से जॉब पोस्ट पे बात हुई है? क्या पढ़े लिखे युवा वो काम करना चाहेंगे? अच्छे पढ़े लिखे युवा वहां से सीख कर आ रहे हैं, जो भी अपन काम धंधा कर सकते हैं। कई प्रकार के ऐसी अभी केंद्र सरकार की एक विश्वकर्मा योजना आए हैं। इन सारी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सभी ऐसा आज यहाँ जितने कार्य यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ ना लिया हो। क्यों सब योजनाओं का आप लोग लाभ ले रहे हैं और फालतू में लड़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं मैडम, लड़ने वाली बात नहीं है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी रहे, हमारे 5 बार सांसद रहे। विदिशा की स्थिति आप खुद आए होंगे, सड़कों पे आपको पता चला होगा। ये कह रहे हैं कि सड़कें बनी है, वार्ड नंबर 36 और अभी बंटी नगर में 2 जगह के रहवासियों ने कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बेवकूफ़ बना रहा है मैडम। 25-30 साल हो गए इन लोगों को विदिशा में विकास नाम का। आप बताइए, सुषमा स्वराज जी जहाँ पे इतनी बड़ी नेता आई थी बन के, एक हाथी का पाँव रोप के गई हैं, वहाँ आप जाएंगी, एक कारखाना बना के गई है रेलवे का। एक आदमी काम नहीं कर रहा है मैडम, बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे। पढ़े लिखे लोग बेचारे बिना भोपाल इधर उधर जाते हैं। विदिशा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या किया है, इन सब पूछ के बताइए। अगर विकास हुआ है ढोलखेड़ी पे हुआ है, उनकी डेयरी के पास जाके देखिए, विकास वहाँ पे किया। इतनी मोटी मोटी सड़क बनी है मैडम। युवाओं से बात करना चाहिए। हाँ बताइए। मैम, भाजपा जो है वो एक झूठी सरकार है और झूठों की सरकार है। सबसे बड़ी बात, इनने बोला हम किसानों को 2700 रुपए देंगे गेहूं के, इनने दिए। इनने बोनस बोला कि 135 रुपए हम देंगे, बोनस भी नहीं दिया। अभी भी 2275 में ही गेहूं बिक रहा है। धान का ये बोला, धान नहीं मिला, है ना। उसके बाद युवाओं की जो बात आई, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्यों नहीं दिए भाई? क्यों नहीं दिए बोनस? दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है मैडम। और ये 2700 की, एक मिनट, ये 2700 गेहूं तुलने की बात कर रहा है। हमने वादा किया है इन 5 सालों के अंदर गेहूं 2700 ही तुला जाएगा। 2200 में तोल रहे हैं, 2275 का पंजीयन हो रहा है। 2022 में कह रहे हैं किसानों की आज दोगुनी होगी। आज भी 2100 ही बिक रहा है, पिछली 10 साल से भी 2100 ही बिक रहा है। कहाँ का वादा होगा? झूठ के पास झूठ ही झूठ। ठीक है, क्या करते हैं दादा आप? मेरा आपसे ये कहना है कि जब से शिवराज सिंह जी जब से बने हैं, इन्हें 125 रुपये बोनस देने का वादा करा था, जो किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बेरोजगार हैं लोगों के लिए, पढ़े लिखे लड़के पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज से निकले हैं, आज वो भटक रहे हैं। सड़कों की ये कंडीशन है कि आप ये देख लीजिए कि लोगों को चलना दुश्वार है। आए दिन गड़बड़ सड़बड़ होती रहती है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी,
प्रत्याशी कांग्रेस की जो प्रताप भानु शर्मा है उसके लिए पूरा फेवर है और हम वोट उनको दर्ज। चलिए ठीक है, तो देखिए सबकी बात रखेंगे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। खड़े हो जाइए। मजदूरी करते हैं, क्या दिक्कत है भाई साहब बताओ? जी दिक्कत है जी, नहीं है जी, बता रहे थे रहे अपने भाई जी, सब लोग बता रहे हैं। जो आप बताओ ना अपनी बात। ये है साहब जी, सब लोग बड़े बड़े लोग जाते हैं यहाँ से लड़के चले जाते हैं। हाँ तो देखिए ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, और इनके सवालों के जवाब भी इनसे ही ले लेते हैं। आप लोगों की बात सुन रहे हैं। श्याम सुंदर जी, बार बार आपके पास आना पड़ रहा है। बहुत उम्मीद है लोगों को, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, और जिस वजह से लोग निराश नजर आ रहे हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी, सड़क थी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को बंटाढार प्रदेश बना दिया था, एक बीमारू राज्य बना दिया था कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बने। उन्होंने एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया। उसका परिणाम 2008 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया। इसके आगे हमने जो काम किए, जन कल्याणकारी योजना को लागू किया, गरीब कल्याण के लिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस मूल मंत्र को जनता जनार्दन के लिए कोई गरीब व्यक्ति उसका मकान नहीं है तो उसका मकान बनाने का काम हमारी भारतीय। देखिए विकास तो हुआ, लेकिन विकास की रफ्तार शायद विदिशा नहीं पहुंच पाई, तभी जनता की आवाज बुलंद नजर आ रही है। बंटाधार कह रहे हैं आप लोगों को, बीमारू राज्य बनाने का क्रेडिट बार बार कांग्रेस पार्टी को जाता है। फिर कांग्रेस पार्टी किस मजबूती से मैदान में है? ये उस महापुरुष के लिए बंटाधार कह रहे हैं जिसने इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया। शिक्षा कर्मी के रूप में एक घर के एक सरपंच को अधिकार दिया था कि आपको अपने गांव के आदमी को चुनना है, ये उसको बंटाधार कह रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त करने के अधिकार उनने दिए। उस समय 500 रुपये बहुत थे, आज की डेट में उस समय के 50,000 के बराबर होते। इन्होंने कहा विकास की बात। मैं पूछना चाहता हूं कि 2003 में मध्य प्रदेश पे कर्जा कितना था, आज कर्जा कितना है? मैं इनसे ही पूछ रहा हूं। विकास अगर इसको कहते हैं कर्जा में लेके विकास करते हैं, किसी की जमीन बेच दो, अच्छा आलीशान मकान बना लो, इसको विकास कहते हैं? अगर इसको विकास कहते हैं तो इनके विकास को हम नकारते हैं। हम चाहते हैं कि जनता का चूसे नहीं, जनता के पैसे को सदुपयोग होना चाहिए। पेट्रोल डीजल महंगाई कहाँ जा रही है? आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हाहाकार है। किसानों की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि किसानों की सोनिया गांधी जी के रूप में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया था। तो देखिए दोनों की लड़ाई है। कोई कह रहा है विकास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। आपसी लड़ाई में विदिशा की तस्वीर तो जस की तस नजर आ रही है। अब इस विषय में बात कर लेते हैं कि हम, जैसे कि थोड़ा देर पहले भी आप कह रहे थे कि चुनावी मुद्दों से जो मूलभूत जो मुद्दे होते हैं, जो जन जागरूकता से जुड़े मुद्दे होते हैं, लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं, वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव का कितना इफेक्ट आप यहाँ पर देखते हैं, क्या समझते हैं? चुनाव के इफेक्ट को समझना तो अभी मुश्किल है, पर एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो मैं समझ पाया हूँ, जो लोगों से मिला हूँ, अभी तक जो बात मेरी हुई है, बिल्कुल हमारे बड़े भाई साहब श्याम सुंदर शर्मा जी का कहना बिल्कुल सही है कि बंटाढार के चक्कर में ही भाजपा को चुना गया था। लोगों ने जब बंटाढार था तो भाजपा को चुना। तो निश्चित तौर पे जिस विकास की भाजपा बात कर रही है, ठीक है विकास हुआ है, पर विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास के लिए जहां आप जिम्मेदार हो, आपने विकास किया, वहां अव्यवस्थाओं के लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। विदिशा की जीवनदायिनी बेतबा के लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। आप जो कारखाना रेलवे का बना है वो आधा चोरी हो गया, उसके लिए भी जिम्मेदार आप हो। जो खुद ही सड़कें पड़ी हैं उनके लिए भी जिम्मेदार आप हो, और आपको ये स्वीकार करना चाहिए। बाकी देखिए निर्मल जल, स्वच्छ भारत, तमाम चीज़ों की बात होती है। बेतवा का जिक्र लगातार किया जाता है, मैनिफेस्टो में भी होता है, लेकिन बेतवा आज भी प्रदूषित है, बेतवा आज भी ग्रसित है। क्यों? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जल की बात कर रहे हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है हर घर नल से जल पहुंचाने का। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, उसको हम पूरा करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और अभी हमारे भैया ने बोला था, मोहित रघुवंशी जी ने, कि मध्य प्रदेश में बंटाढार की जो बात करते हैं
मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार दिया है। 2003 में नकारा, 8 में नकारा, 13 में नकारा, इसके बाद 23 में भी नकारा। और मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना हमारे अमित शाह जी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, वो आपको आने वाले समय में 4 जून को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसमें आपको दिखाई देंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है, उनके नेता भागते फिर रहे हैं। अमेठी, रायबरेली से जो लोग पूछते नहीं अपनी सीट, नेताएं भाग रहे हैं या आप लोग अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं उनको? हमारी पार्टी में स्वागत है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जिनके जो सवाल है हाथ उठा लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अपनी कुर्सी से आगे मत आइए। हाँ बताइए। ठीक है मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 साल भाजपा को क्यों नकारा? मतलब देश की जनता ने ये कहते थे 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? पेरिस, विदिशा को पेरिस बना के गड्ढा है, ये आप देख लीजिए। और आप विकास देख लीजिए, शिवराज सिंह जी के पास मात्र 15 बीघा जमीन थी, आज 1500 बीघा जमीन कैसे आई? आप पूछ लीजिए, किसी को भी रोजगार मिला हो तो यहाँ किसी को कमाओ के अंतर्गत। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, नारा लगाते हैं, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। मैडम, आज तक ना किसी का आंधी से भला हुआ है, ना तूफान से भला हुआ और ना शिवराज सिंह चौहान से भला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो साइकिल पे घूमते थे वो बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों से घूमने गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में आज ही देखो, एक महिला की रोड ब्रेकर पर मृत्यु हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। हमारे बच्चियां स्कूल जाती गिरती हैं और अस्पताल में जाने से पहले महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है। मैडम, ये वो खराब सड़कें हैं यहाँ पे, ये विकास। कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हो पाया, कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर हो गई है। और ये क्यों हो गई, लेकिन क्यों हो गई, इस पर भी विचार कांग्रेस पार्टी को करना जरूरी है ना। दिस इज जस्ट ज्वलंत क्वेश्चन। ये बात आपको पूछना चाहिए कि ये कैसा क्यों हो रहा है? क्या आप डर रहे हैं या और कौन सा कारण है कि आप कांग्रेसियों को अपने पास बुला रहे हैं? ऐसे कौन से कारण? ये क्वेश्चन मीडिया का बनता है कि आप उनसे पूछिए। मैंने पूछा उनसे, तो आपको सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिला क्या? आपको सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिला? नहीं मिला होगा। ये गुमराह करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, जो ज्वलंत समस्या उसकी बात नहीं करते, सब लोगों को बरगला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगातार महंगाई की बात कर रही है ना, न्याय की बात कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके नेता राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो अपने ही कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दे पाए, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जा रहे हैं? ये भी एक लॉजिक सोचने की कोशिश। देखिए, मैं भी पेशे से राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ। मीडिया किस क्वेश्चन को किस रूप में प्रस्तुत करता है, ये मैं आई नो वेरी वेल, लेकिन ये क्वेश्चन आप उन बड़ी नेताओं से पूछिए जहाँ आपको पूछना चाहिए। हकीकत यह है कि राहुल गांधी शहीद परिवार से हुए हैं। राहुल गांधी की 3 पीढ़ियों ने सर्वोच्च शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है, और आज राहुल जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। हम सब सनातनी हैं। हाँ बताइए। अगर बलिदान दिया है तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, इन्होंने नहीं दिया। और ये कह रहे हैं, ये अभी कह रहे थे शिवराज जी के पास 1500। एक मिनट सुन लो, पहले सुन लो, 1 मिनट सुनो। अगर ये अभी कह रहे थे, 1 मिनट सुन लो, पहले हमें सुन लो। ये कह रहे थे शिवराज जी के पास 1500 बीघा जमीन है। अगर शिवराज जी के पास कागजों में आप 1500 बीघा जमीन दिखा दे तो मैं मेरी जमीन छोड़ दूंगा। चैलेंज है आपको, मेरा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। हाँ बताइए भाई। एक मैं हमारा ये भारतीय जनता पार्टी के, अरे भाई बलबीर सिंह हमारी सुनो, मैं आपसे ये यहाँ सभी लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। पहले तो इनसे ये पूछिए कि भाई अभी बोल रहे थे झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलने का ठेका तो इनका ही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य, यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो ज्यादा किसी न किसी पार्टी से, आम जनता मुझे पीछे नजर आ रही। क्या करते हैं भैया आप? मैं पढ़ाई करता हूँ मैम। पढ़ाई करते हैं, यही पढ़ाई कर रहे हैं विदिशा में? जी विदिशा। क्या व्यवस्था है पढ़ाई की यहाँ? पढ़ाई की मैम अभी तो बढ़िया व्यवस्था चल रही है, सभी सरकार अभी ध्यान भी दे रही है, स्कॉलरशिप वगैरह भी दे रही है, बाकी सारी चीज़ स्कूलों में भी थोड़ा सा, सरकारी स्कूलों का थोड़ा सा मामला अभी ठीक नहीं है, और आचार मतलब ये सब
ठीक चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार किसका मैजिक चलेगा देश में? बीजेपी का ही लग रहा है। ठीक है, आप क्या करते हैं भाई साहब? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। क्या समस्या देखते हैं विदिशा में? समस्या जी है, गड्ढे हो रहे हैं, बस गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऑटो चलाओ, दम दिनाई जब हम गिर जाता है, गड्ढे भरा ही नहीं रहा कहीं। विकास बच्चे हो रही है बस। ये विकास है। देखिए, पूछेंगे नेताजी से सवाल। दादाजी आप क्या करते हैं? नहीं बोलेंगे कुछ? मेरे कुछ तो देखिए, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोगों से चर्चा करते रहेंगे। आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करते हैं। यहीं विदिशा से हैं? हाँ, विदिशा से ही हूँ। बताइए, विदिशा में क्या व्यवस्था है? मैं तो अभी कुछ कहने के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल भी। कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं? क्यों? चलिए, कोई बात नहीं, और भी लोगों से पूछेंगे। युवा कुछ खड़े हैं, क्या करते हैं आप? मैम इनसे ये पूछिएगा कि प्रदेश पे सबसे ज्यादा कर्जा पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्जा है, इनसे ये पूछिए कि क्यों है। और आज 2014 से पेरिस बन रहा है और विदिशा की हालत आप देख सकते हो चारों तरफ। ठीक है, आप क्या करते हो? उन्होंने बोला कि सीखो कमाओ योजना लागू हुआ, लेकिन यहाँ तो हम लोग फॉर्म भर के ऐसे ही पड़े, उसका कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। फॉर्म का कुछ नहीं हुआ। श्याम सुंदर जी सुन लीजिए, जवाब आप ही को देना है। यहाँ पे कॉल आती है, बोलते कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, बोलते हैं कि मतलब कि कुछ उसका हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि अभी तक उसका रिस्पांस तक नहीं हुआ। 2014 के बाद रिजल्ट ही नहीं आया, कुछ आया नहीं, जबकि हम लोग अभी भी स्टडी। आप रिजल्ट देखो कितने वो हुए हैं, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें घोटाला ना हो। हाँ, बताइए। हाँ मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछी, जो बोल रहे हैं कि गांव-गांव में मतलब पानी की व्यवस्था करी, 55 लाख की टंकी गांव में ऐसी डली है बिल्कुल खराब एक साल से, और उन इंजीनियर रिजेक्ट कर देते हैं। इतना भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश के अंदर। आप क्या करते हो? मैं SCTI में छात्र हूँ, स्टूडेंट छात्र हूँ। पहले यहाँ पर 60,000 स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसके कारण मैं मतलब यहाँ पर आया, पर अब यहाँ पर सिर्फ 30,000 स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप भी आधी कर दी गई। तो ये मैं सरकार पर सवाल उठाना चाहूँगा, ऐसा क्यों हमारे OBC छात्रों के साथ? ठीक है, तो देखिए, कई सवाल हैं, जवाब भी हम इनसे लेंगे, क्योंकि जनता की बात विस्तार न्यूज विस्तार से करता रहेगा। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करेगा। श्याम सुंदर जी, लोगों के सवाल सुने। एक छात्र कह रहे थे स्कॉलरशिप बंद कर दी गई OBC छात्रों की, तो कुछ कह रहे थे गड्ढों का जिक्र कर रहे थे। युवाओं के सवाल बहुत हैं, और आपकी ही सरकार है, तो जवाब भी आप ही देंगे। अभी जो बालक आपसे बात कर रहा था, इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी। 2003 से पहले का उसने मध्य प्रदेश देखा ही नहीं है। इनके घर में बिजली रहती नहीं थी, पंखे लगे रहते थे लेकिन पंखे चलते नहीं थे, सड़क थी नहीं। विदिशा से भोपाल जाने की बात करें तो 3 घंटे लगते थे, विदिशा से सागर जाने की बात करें तो कम से कम 4 घंटे लगते थे, और विदिशा से सिरोंज अगर जाने की बात करें तो 6 घंटे सिरोंज जाने के लिए लगते थे। आज पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम अगर किसी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और डबल इंजन की सरकार ने किया है। लेकिन अभी भी विदिशा की रोड क्यों नहीं बन पाई? क्यों गड्ढे हैं सड़क में? ये जो गड्ढों की बात कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बनेंगी तो उसमें गड्ढे भी होंगे, गड्ढे होंगे तो भरे भी जाएंगे। नई सड़कें बन रही, टेंडर हो गए, चूँकि अभी चुनावी समय चल रहा है इसलिए नहीं हो पाए। विदिशा में विकास के नए आयाम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे विधायक मुकेश टंडन जी नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए विदिशा में सड़कों को चौड़ीकरण करने का, चौराहों का काम किया, वो हमारी सरकार ने काम किया है। ठीक है, हाँ, क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे भाई साहब? वहीं पे खड़े हो जाइए ऐसे। हाँ, बताइए। आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, बहुत बार बोल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 20 सालों से भाजपा की सरकार है, नल जल योजना ये घर घर तक पहुंचा रहे थे, अभी तक 20 सालों से सपना पूरा नहीं हुआ। क्या पुरानी बातों को ये अभी तक रोते रहेंगे? क्या आज भी जो युवा बेरोजगार है इसके भी क्या नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या भाजपा का कोई लेना देना नहीं है? व्यापम घोटाले पर क्यों भाजपा चुप हो जाती है? क्योंकि व्यापम कोई घोटाला नहीं था, वो जलियांवाला बाग दूसरा हत्याकांड था, जो शिवराज सिंह चौहान जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में लाशों के साथ व्यापम की सिफारिश की। ये युवा कुछ कहना चाहता है। मैम, अभी अपन ने इनसे क्वेश्चन किया था कि स्कॉलरशिप आधी क्यों हुई है, इनने क्या कर दिया? इनने अपन को यहाँ से घुमा के इनने बात ये करी है कि सन 2003 से इनने यहाँ से अभी तक क्या करा। हमारा स्कॉलरशिप का क्वेश्चन था, इनने उसका उत्तर हमें दिया ही नहीं। अच्छा, ठीक है, जवाब लेंगे। और भी कुछ युवा आगे आइए आप लोग। हाँ, आप बताइए। कि भारत के अन्य प्रदेशों में 1500 से लेकर के 3000 रुपये तक वृद्धा पेंशन है।
केवल मध्य प्रदेश में ही 600 रुपये है। ऐसा क्यों? ठीक है, बताइएगा। तो कुछ हम लोगों के लिए भी सोचा जाए, सामाजिक पेंशन बढ़ाई जाए। बल्कि मैं समझता हूँ कि शिवराज जी ने जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 1 महीने में उनने 1200 रुपये भेजे थे। उसके बाद यानी हमेशा यानी 600 रुपये ही आ रहे हैं और आज तक आ रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि इनकी योजना धरातल पे तो दिखती नहीं है। इन्होंने अभी विश्वकर्मा योजना का नाम लिया है। नगर पालिका में 23,000 फॉर्म जमा हुए थे, जिसमें से जब 2 फॉर्म पास बताए गए थे, पेपर में इसमें न्यूज़ भी छपी थी। और इनसे एक और दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने ई श्रम कार्ड लॉन्च किया था। ई श्रम मतलब मजदूरों के लिए। मैं जिनसे ये पूछना चाहता हूँ, ई श्रम कार्ड तो इन्होंने बना दिए, लेकिन किसी गरीब को ई श्रम कार्ड से फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? इनकी योजना से किताबों में और पेपरों में क्यों दिखती है, धरातल पे क्यों नहीं दिखती? तो बताइएगा श्याम सुंदर जी, फायदा क्यों नहीं हुआ? हाँ बताइए। मैडम, हमारे मित्र जो गरीबी हटाने की बात करते हैं, कांग्रेस गरीबी हटाएगी। मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ, इन्होंने 70 साल में मुसलमानों को वहीं झोंपड़ी में ही रखा था, लेकिन मुसलमानों के आज जो पक्के मकान बने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। और आज मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर लाडली बहना का सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो मुस्लिम बहनों को मिल रहा है। और जो इन्होंने 70 साल में मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में यूज करा है। मोहित जी जवाब तैयार रखिएगा। हाँ दादा, क्या करते हो? हम माली करता हूँ जी। आप बताओ, ताली बजा रहे थे अभी? हाँ, ताली बजा रहा था साहब। 70 साल में इनने कभी राम का मंदिर नहीं बनवा पाया, हमारी भाजपा ने बनवाया। और मैं तो ये कहूँगा कि हम तो हमाली करते रहेंगे, और हमारे मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो हम जी जान से वोट देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई उनसे पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, हम सिर्फ वोट देंगे। और मोदी जी सिर्फ मंदिर और सिर्फ हिंदू धर्म के लाल है, और कुछ नहीं। हम इससे क्यों? एक बात बताइए, मोदी जी ने ऐसा क्या मैजिक कर दिया है कि आप बोले कुछ नहीं दे मोदी जी, लेकिन फिर भी उन्हीं को चुनेंगे? आतंकवादियों का पटाखे नहीं फूटने दिया, मंदिर बनवाया है, मंदिर बनवाया उनने, मंदिर। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम माली कर खाएंगे। हमें सिर्फ मोदी जी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखिए, इनको मोदी जी चाहिए। देखिए, इधर देखिए भगवा ध्वज, इधर देखिए भगवा ध्वज, उधर देखिए भगवा ध्वज। उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी, सारा हिंदुस्तान भगवा हो गया। मैडम, संस्कृत में कहते हैं राष्ट्र सोहाइदम न राष्ट्रमम। अगर राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र है तो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्र है तो कांग्रेस है। जय जय श्री राम। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। आप बताइए, विकास की बात हो रही है, बिजनेस वाले तो कहते होंगे हम तो सेट है अपने बिजनेस करके। विकास भी हो रहा है और सारे काम व्यवस्थित चल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितना हमारे कांग्रेस भाई वगैरह चिल्ला रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बात याद दिलाना चाहूँगा। 2014 के पहले स्टेशंस, बस स्टैंड हो या कहीं भी आप चले जाएं, एक ही अनाउंसमेंट सुनाई देता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। और आज देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा है तो विकास है और सारी व्यवस्थाएं हैं। बस इतना ही। ठीक है, तो देखिए, सुरक्षा है तो विकास है और सारे काम हो रहे हैं। हाँ बताइए। मैडम, अगर ये कह रहे हैं घर घर जल पहुंचाया है, शिवराज जी ने ठाना है, और बरसात का पानी घर घर पहुंचाना है। अच्छा, तो देखिए बरसात का पानी पहुंच रहा है घर में। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं धंधा करता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनने मोदी जी ने 2014 में जो वादे किए थे, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा, बेरोजगारों को रोजगार 2 करोड़, वो क्या हुआ? 2014 के वादे का क्या हुआ? मैं ये भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, भाजपा वालों से हम भी सवाल पूछेंगे। युवा खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग भागने क्यों लगते हैं? जैसे माइक पास आता देखते हैं, बात करिए, अपना पक्ष रखिए, बताइए क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट है SITI में। क्या दिक्कत? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी सरकार चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है, और जो मतलब नए नए नियम से आए हैं, जो हमारे कानून में भी बदलाव हुआ है अभी, वो भी ठीक ठाक है। अभी जो नए कानून आए हैं बाकी ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार किसका डंका बजेगा देश में? वो तो युवाओं पर है और बाकी जो जनता है उन पर है, जैसा उनको विकास लगेगा। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरा तो BJP की तरफ ही है। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई साहब? हम भी सेम ब्रांच में। तो आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ की तस्वीर को? सब सही चल रहा है अभी फिलहाल तो, और मैं भी BJP के साथ हूँ। अच्छा,
तो चलिए बातचीत जारी रहेगी और लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। हाँ बताइए मैम, मेरा जवाब बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से है। जैसे कि उनने स्कॉलरशिप की बात करी, तो स्कॉलरशिप ओबीसी तक तो ठीक है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि सामान्य जाति वाले सब अमीर हैं, उन्हें हक नहीं है स्कॉलरशिप का क्या? वो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी आगे पढ़ना चाहते हैं। जैसे एमबीए की फीस ही होती है 16 लाख, वो लोग का हक नहीं है पढ़ने का स्कॉलरशिप का? तो इसका उत्तर मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, उत्तर लेंगे और जवाब लेंगे। हाँ बताइए मैम, इस स्कॉलरशिप के बारे में बोलते हैं, इफ यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स, आपको स्कॉलरशिप की जरूरत क्या है? आप पढ़िए, प्रोफेशनल डिग्री लीजिए, कमाइए और भरिए, बैंक का लोन दीजिए। अमेरिका में ही होता है। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। मैडम, अभी ये बलवीर भाई कह रहे थे चारों तरफ भगवा है, इनका छद्म भगवाकरण है, सनातन, ये लोग फर्जी सनातनी है। अभी आपने देखा होगा 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए गाय काटने वालों से 250 करोड़ रुपए। आप देखिए, आप फर्जी सनातनी क्यों बोल रहे हैं? 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए गाय काटने वालों पे लिए इन्होंने। 250 करोड़ रुपए लिए गाय काटने वालों पे, बीप वालों पे, इलेक्ट्रल बॉन्ड में इन्होंने 250 करोड़ रुपए लिए। क्यों लिए मैडम? आप गाय के नाम पर राजनीति करते हो, आप राजनीति। और सुनिए, लोकसभा के चक्कर में 22 फरवरी को इन्होंने मंदिर का, जबकि चारों शंकराचार्य हमारे जो जो हिंदू के सनातन धर्म के जो सर्वप्रथम होते हैं शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि रामनवमी पे होना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। लेकिन मोदी जी को चुनाव दिख रहा था, कुछ तो था नहीं, उन्होंने कहा राम के मंदिर पर हमें सरकार बनाना है, तो इन्होंने फरवरी में 22 तारीख को इन्होंने उद्घाटन कर दिया, जबकि चारों शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया। वो कहते हैं कांग्रेस विरोध कर रहा है। हेलो, विकास के बारे में जो बात करते हैं अपन, ये बात सही है कि विकास बड़ा होता है, 18 साल में विकास बड़ा हो जाता है। 2003 से 24 हो गई, 21 साल हो गए, 21 साल में भी विकास बड़ा नहीं हुआ। एक मिनट, जो अपना बारिश का पानी घर घर पहुंचाना चाहते हैं, पर जो बाढ़ आती है ना बारिश में, घर घर पानी अपने आप पहुंच जाता है, विदिशा का पानी बाहर नहीं जाता, विदिशा के घरों में ही भर जाता है। वो ये हालत होती है विकास की। विदिशा की तस्वीर जस की तस है। विकास की बात जब हो रही है तो कुछ सड़कें टूटी बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि बारिश का पानी घर में चला जाता। बेतवा यहाँ का एक अलग से मुद्दा गूंज रहा है कि बेतवा प्रदूषित है। तो कई मांगे हैं, कई आरोप भी हैं और कुछ आरोप दोनों पार्टियों से हैं। अब जवाब इस बार आपसे लूंगी मोहित जी। देखिए, हमारे एक भाई ने कहा कि मुस्लिम लोगों को उन्होंने कांग्रेस ने वोट बैंक समझा। मैं वो भाई को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है सर्वधर्म सद्भाव को निभाती है। हमारे यहाँ ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम सभी को अपना भाई मानते हैं और सब लोगों को हम सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति करते हैं। हम ये नहीं कहते भाजपा जैसे कि मुस्लिमों को वोट हमें नहीं चाहिए। हम कहते हैं मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। इस देश में अगर आज़ादी की लड़ाई अगर मुस्लिमों ने लड़ी है, हिंदू ने लड़ी है, मुस्लिम ने लड़ी है, सिख ने लड़ी है, ईसाई ने लड़ी है, ये सर्वधर्म सद्भाव का ही देश है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारत हिंदुस्तान ये भगवान राम का देश है, ये भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है, ये भगवान राम का देश है। इसमें रहने वाला हर आदमी भगवान राम का अनुयायी है। और रहा इन्होंने कहा मंदिर में, तो मंदिर की छत नहीं बनी थी, मंदिर की गुम्बद नहीं बनी थी। हमारे शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया। जब इनको राजनीति करना होती है तो शंकराचार्य के चरणों में जाके बैठते हैं, जब इनको वोट चाहिए होती है तो शंकराचार्य के चरणों में बैठते हैं। और जब शंकराचार्यों ने विरोध किया तो मोदी जी को सर्वोपरि मान लिया। अरे अगर हिंदुत्व की बात करते थे तो शंकराचार्य की आदेश मानते। और हमारी एक देश की राष्ट्रपति जो इस वर्ग से आती हैं, उनको आपने मंदिर में नहीं बुलाया। कौन कौन थे मंदिर में इनके अतिथि? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ कौन किसान था, कौन नौजवान था, कौन हमारा वहाँ थे? सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे लोग जिनसे मुकेश अंबानी, अडानी, इनसे इनको चंदा चाहिए थी। कांग्रेस से इनको कांग्रेस ने कोई हमने धर्म का विरोध नहीं किया। कांग्रेसी थे, मंदिर में आस्था रखते हैं। ताला हमने लोगों ने खुलवाया, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। लेकिन देखिए, मंदिर का विरोध करना, मैं आपसे बस इतना समझना चाहती हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। मंदिर नहीं जाना
या मंदिर जाने से कार्यकर्ताओं का रोकना, और फिर जब वही कार्यकर्ता आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए या अन्य पार्टियों में शामिल हुए, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया आप लोगों पर कि हमें मंदिर जाने से रोका गया। तो क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को ये करना महंगा तो नहीं पड़ गया, क्योंकि आपका खेमा इसी वजह से खाली भी हो रहा है? मैं उसका जवाब मैम, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के हमारे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी उन पे आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन जैसे धुल जाते हैं, फिर वो उनके हो जाते हैं, फिर वो भगवान राम के अनुयायी हो जाते हैं। जब तक कांग्रेस में रहते हैं वे भगवान राम के विरोधी होते हैं, और जैसे ही बीजेपी में आते हैं जय जय श्री राम करके कहने लगते हैं ये हमारे भाई हैं। अरे इनकी दोहरी रणनीति कब तक चलेगी? इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस ने अपनी बलिदान दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं रहा है, और हम मरते दम तक कांग्रेस ही इस देश को गुलामी नहीं होने देंगे। ठीक है, अच्छा बताइए श्याम सुंदर जी, कौन सा ये वॉशिंग मशीन है, कहाँ से लाते हैं आप लोग? जब जब हम किसी भी मंच में पहुंचते हैं, अलग अलग जगह डिबेट में जाते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से एक बयान जरूर आता है, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन आती कहाँ से, आज प्लीज आप बता दीजिए। ये कांग्रेस की बौखलाहट है कि वॉशिंग मशीन, इनके यहाँ से नाराज होकर के जा रहे हैं, उनको ये भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, और जो उनके पास रह रहे हैं वो ईमानदार हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं वो जेल में हैं। सोनिया गांधी बेल पर हैं, राहुल जी बेल पर हैं, इनके जो दामाद हैं वाड्रा जी वो भी बेल पर हैं। कुल मिलाकर के इनके जितने भी नेता हैं उन पर गंभीर आरोप हैं। और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, और मोदी जी की जो गारंटी है, केंद्र के अंदर कोई भी मंत्रालय में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और कांग्रेस में भ्रष्टाचार, इतने भ्रष्टाचार हुए कि ए से जेड तक एक साथ शब्द नहीं बचा जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। अच्छा, तो भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस, ये कह रहे, क्या बोल रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो नया एक भ्रष्टाचार का एक दुकान खुली थी, ये कहाँ से आई थी? ठीक है, बता दीजिए। अब ये भ्रष्टाचार का अड्डा तो कांग्रेस रही, इनको ही पता है कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है। स्पेक्ट्रम घोटाला से लेकर, चीनी घोटाला से लेकर के, रक्षा सौदा घोटाला से लेकर के, इनके जो है इनके राहुल जी के पिताश्री, रक्षा सौदों में घोटाला उनकी सरकार गई थी, जनता ने नकार दिया। आज देश की जनता ने इनको नकार ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैंने ले लिया। एक मिनट सुन लीजिए सर, आपके सवाल का जवाब ले लिया, लेकिन अब मेरा भी एक सवाल है। आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का हर मंच से मुद्दा उठाते हैं, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया या तमाम अन्य दल ने बस लिया, कांग्रेस पार्टी ने चंदा नहीं लिया? कांग्रेस ने लिया है चंदा, लेकिन हमने ईमानदारी से लिया है, डरा धमका के नहीं लिया। तो ये लोग डरा धमका के लिए, ये अगर जिसने अपनी बैलेंस शीट में 3000 करोड़ रुपए नुकसान दिखा रहा है, वो इनको 5 लाख रुपए, 5000 करोड़ चंदा दे रहा है, ये कहाँ का न्याय है? क्यों डरा धमका के चंदा लेते हैं आप लोग भाई? अब ये तो बौखलाए हुए कुछ भी कह सकते हैं। चंदा तो इनकी जब कांग्रेस की सरकार रही 60 साल तक, देश के उद्योगपतियों से चंदा लेने के अलावा, देश को बेचने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। और हमारी मोदी जी ने देश की सीमा सुरक्षित करने का काम किया है, भारत विश्व गुरु बने इसके लिए हम काम किया है। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक है, तो अभी आप दोनों की बात सुन रहे थे, आपने जनता की भी बात सुनी, अब ओवरऑल एक मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। ओवरऑल रिएक्शन ये है, इन सब बातों में मूल जो है वो चुनावी मुद्दे हैं, और वो चुनावी मुद्दे मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहे इतने पूरे प्रकरण के बाद। कांग्रेस और भाजपा के एक दूसरे पे आरोप हैं, आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, चलते रहते हैं। सरकार की बात है तो सरकार कोई भी हो, सभी को संतुष्ट कर पाना अकेले एक सरकार, किसी की भी सरकार हो, उसके बस की बात नहीं है। पर जहां तक मैं समझ पाया हूं, विदिशा के जो मुद्दे हैं, जो 25 साल पहले 30 साल पहले जो मुद्दे थे, आज भी वही मुद्दे हैं। विकास हुआ है, विकास से मैं इनकार नहीं करता, विकास हुआ है, चारों तरफ रोड बने हैं, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है।
फिर विकास होगा। लेकिन जो मुद्दे थे, चाहे अपन बेतरबती की बात करें, चाहे अपन रेलवे के लोकोमोटिव कारखाने की बात करें जब से बना है, चाहे अपन कृषि उपज मंडी की बात करें, चाहे अपन इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें जो बन के कंप्लीट है, मुद्दे वही हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपने सुना कि विदिशा की जनता क्या बोल रही है, विदिशा के नेता क्या बोल रहे हैं। अब नतीजे बताएंगे कि विदिशा की जनता इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या सोचती है और कैसा सांसद चुनती है। तो चलिए फिर मिलूंगी अलग लोकसभा क्षेत्र में और लगातार लोगों की सभा हम लगाते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। मुझे और मेरे साथी दुर्गेश साहू को दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।